नहीं बोला है, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि लास्ट क्लास हमने या लास्ट हमने क्या क्या डिस्कस किया था, है ना। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ नेक्स्ट। अभी तक मैंने कुछ भी नया नहीं पढ़ाया है, क्लास जस्ट अभी स्टार्ट ही हुई है, कुछ भी न्यू मैंने अभी तक नहीं पढ़ा है, इसलिए टेंशन मत लेना, ठीक है। यू डिड नॉट मिस एनीथिंग। चलिए दोस्तों, सो आगे बढ़ते हैं। और अब हम न्यू स्लाइड ले लेता हूँ, दैट विल बी बेटर। सो बच्चों, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, चले आगे। सो बच्चों, मैंने जैसे आपको बोला था कि ये सब चीजें आपको आ जाती है, उसके बाद हम लोग डायरेक्टली मूव करते हैं किस पर। हम डायरेक्टली मूव करते हैं, जो एक तो बेसिक क्वेश्चन कर लें, उसके बाद मूव करें, ताकि आप लोगों को भी थोड़ा पता तो चले कि ये सब चीजें पड़ी क्यों है ना। रेडी, ऑल ऑफ यू? यस सर। ओके, चलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेटा आपके पास दो कंटेनर्स है। सो दो गैस कंटेनर है, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ टू नॉन कंडक्टिंग टू नॉन कंडक्टिंग कंटेनर्स हैविंग। यहाँ पर दो कंटेनर्स हैं और उनके अंदर क्या भरी हुई है, गैसेस भरी हुई है। तो हैविंग, अभी मोनो एटॉमिक एंड डायटोमिक गैसेस, मोनो एटॉमिक एंड डायटोमिक गैसेस, ठीक है। मतलब एक तरफ तो मोनो एटॉमिक गैस है और एक तरफ डायटोमिक गैस है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पहले डायग्राम बना लेता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले। बेटा फर्स्ट साइड है, वहां पर प्रेशर P, वॉल्यूम V एंड टेम्परेचर T, ठीक है। वो 111 लगा दिया फर्स्ट साइड के लिए, है ना। अभी यहाँ पर बीच में लगा हुआ है एक वॉल। वॉल का क्या काम होता है? वॉल एक तरह से यहाँ पर क्या कर रहा है, दोनों कंटेनर्स को सेपरेट कर रहा है। यदि आपने वॉल ओपन कर दिया तो गैस दोनों क्या हो जाएंगी, एक तरफ से दूसरी तरफ जाने लगेंगी। और क्या होगा फाइनली, क्या बैलेंस होगा बेटा? बोलो बेटा, फाइनली बैलेंस क्या होगा? प्रेशर। क्या बैलेंस होगा? प्रेशर, ठीक है। आपको पता है गैस हमेशा या एयर हमेशा हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर फ्लो होती है, यू नो दैट। यस सर। गुड। तो यहाँ पर P2 एंड T2, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स को आप N1 N2 बोल सकते हो, है ना। और नंबर ऑफ ये गैसेस जो है वो दोनों मिक्स नहीं होती है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि इस तरफ जो है ये कंटेनर नंबर 1 है, तो इस तरफ तो हो गई मोनो एटॉमिक और इस तरफ जो है वो है डाई एटॉमिक, ठीक है। इस तरह से गैसेस रखी हुई है। अब देखो क्या हुआ कि दोनों इस तरह से कनेक्टेड है, सब चीजें दे रखी है, तो इनिशियली उनके बीच में क्या कर रखा है, वॉल है जो क्लॉज है। इफ द valve is open, find the final pressure and temperature. If the valve opened, then find the final pressure and temperature, ठीक है। बेटा एक बात, दोनों गैसेस आपस में रिएक्ट नहीं करती, ठीक है। दोनों गैसेस आपस में रिएक्ट नहीं करती। आपको गैसेस को तब तक रिएक्ट नहीं करवाना जब तक क्वेश्चन में बोल ना दे कि गैसेस रिएक्ट कर रही हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में ऐसा कुछ लिखा नहीं है, मतलब आपको ये कंसीडर करना है गैसेस आपस में रिएक्ट करेंगी नहीं, यानी कि गैसेस कोई नए गैस नहीं बनाएगी। दोनों मोनो एटॉमिक ही रहेगी, डायटोमिक ही रहेगी। लेकिन एक तरफ से दूसरी तरफ ऑब्वियसली जाएंगी दोनों गैसेस, और फिर क्या होगा, प्रेशर
पूरे के पूरे कंटेनर का प्रेशर P होगा, पूरे के पूरे कंटेनर का टेम्परेचर T होगा, वॉल्यूम टोटल V1 प्लस V2 हो जाएगा, है ना। और नंबर ऑफ मोल्स N1 N2 वो ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। तो बेटा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? ओके, हाँ बेटा। सर व्हाट इज मेंट बाय नॉन कंडक्टिंग? नॉन कंडक्टिंग का मतलब है बाहर से कोई हीट नहीं आई, बाहर से कोई, और अंदर से कोई हीट बाहर नहीं गई। कहने का मतलब यह है कि टेम्परेचर का कोई बाहर से एक्सचेंज नहीं हुआ, बस इन दोनों गैसेस में आपस में एक्सचेंज हुआ, ठीक है। ओके सर। मतलब सराउंडिंग इस पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, ये कहने का मतलब है। या ट्राई करो। मैंने क्या बोला बेटा, नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं हमेशा वो फिक्स, वो उनको चेंज नहीं कर सकते क्योंकि गैस अंदर नहीं आ रही है। तो नंबर ऑफ मोल्स टोटल जितने हैं उतने के उतने ही रहेंगे। और जैसा कि बोला है कि नॉन कंडक्टिंग है, तो इसका मतलब टोटल इंटरनल एनर्जी भी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी, ठीक है। दोनों चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, इसका मतलब अब आपको सिर्फ इक्वेशन लिख के सॉल्व करना है। आइडियल गैस इक्वेशन सबको आता है, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, ठीक है ना। ये दोनों आइडियल गैसेस है, ऐसा समझ लो। क्योंकि हमारे सिलेबस में आइडियल गैसेस के बारे में ही है, इसलिए आपको आइडियल गैस मान के चलना है, ठीक है। तो मैं आपको सॉल्व करने के लिए 3 मिनट्स दे रहा हूँ, फिर मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। ट्राई कीजिए। सर वॉल्व खुलेगा तो फाइनल टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है? क्या बेटा, बेटा देखो, टेम्परेचर, दो गैसेस जो हैं वो आपस में एक दूसरे के पास जाएंगी या एक दूसरे में मिक्स होंगी। तो मिक्स होने के बाद क्या होगा, टेम्परेचर तो एक्सचेंज होगा ना। ये सुनो बेटा, आप 100 यस डिग्री सर। सेल्सियस वाटर में 10 डिग्री सेल्सियस वाटर डालते हो तो क्या हो जाता है, दोनों का बीच का कुछ टेम्परेचर आता है ना। ऐसा थोड़ी होता है कि 10 डिग्री का 10 डिग्री रहता है और 100 का 100 ही रहता है, ऐसा तो रहेगा नहीं। यस सर, यस करेक्ट। गॉट इट। वो दोनों आपस में रिएक्ट नहीं कर सकते, लेकिन मिक्स तो होंगे। यस सर। तो थोड़ा सा मतलब आंसर थोड़ा सा लंबा सा आएगा, थोड़ा सा आपको सॉल्व करना पड़ेगा, बट यू कैन डू इट। एटलीस्ट इक्वेशन लिखी जा सकती है, इतना तो आप कर सकते हैं। ठीक है, क्लिक हो रहा है किसी को, कुछ क्या करना है, कुछ आ रहा है दिमाग में? म्यूट रखो। बेटा कोई हेडिंग नहीं है, लास्ट क्लास में जो कर रहे थे ना उसी का, उसके ऊपर एक क्वेश्चन करा रहा हूँ बस, है ना। बस ये एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद हम लोग चलेंगे आगे, है ना। चलो एक दो क्वेश्चन और छोटे छोटे करा दूंगा ताकि आप लोगों को आसानी हो। हाँ जी, कोई दिक्कत? सबसे पहली चीज, आप मान लो कि इस तरफ नंबर ऑफ मोल्स N1 है और इस तरफ नंबर ऑफ मोल्स N2 है। तो आप N1 की वैल्यू क्या लिख सकते हो, हमें पता है PV इज इक्वल्स टू NRT होता है, तो N इज इक्वल्स टू PV अपॉन RT। कैन आई राइट इट लाइक दिस? और N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, P2 V2 अपॉन RT2। ये तो हो गई नंबर ऑफ मोल्स। अब टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या रहेंगे बेटा, मान लिया कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स N, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी N1 प्लस N2। यानी कि दोनों तरफ जो मोल्स है उनको ऐड कर लो, तो दोनों के कंबाइंड, जब वॉल आपने ओपन कर लिया ना तो गैसेस मिक्स हो गई। तो अब टोटल नंबर ऑफ मोल क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ मोल हो गया N इज इक्वल टू N1 प्लस N2, ठीक है। यस बेटा, दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ द क्लास, ठीक है। ये पहला ही क्वेश्चन चल रहा है अभी, है ना।
तो बेटा अब आप क्या करोगे, यहाँ पर मान लिया कि देखो जब दोनों मिक्स हो गई, दोनों गैसेस जब मिक्स हो गई तो नंबर ऑफ मोल्स तो कंजर्व रहेंगे, लेकिन फाइनली क्या हो जाएगा, जो प्रेशर रहेगा वो P, वॉल्यूम क्या हो गया, इधर का V1 उधर का V2, तो V1 प्लस V2 इज द टोटल वॉल्यूम, है ना, V1 प्लस V2 इज द टोटल वॉल्यूम, प्रेशर P, है ना। अभी टेम्परेचर की बात करो तो टेम्परेचर T, अब T1 और T2 नहीं रहेगा, अब दोनों तरफ टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा और दोनों तरफ प्रेशर भी इक्वल हो जाएगा, है ना। तो n की वैल्यू आप लिख सकते हो PV अपॉन RT, n1 की वैल्यू P1 V1 अपॉन RT1 प्लस P2 V2 अपॉन RT2। गॉट इट? किसी को कोई प्रॉब्लम बच्चों इस इक्वेशन में? हाँ, अब ये V लिखा है, इस V1 की वैल्यू क्या है, टोटल वॉल्यूम, राइट। सो टोटल वॉल्यूम इज V1 प्लस V2 लिख सकते हो आप यहाँ पर, ओवर। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? इस इक्वेशन में किसी को कोई डाउट? Any doubt? No? No, sir. Good. Now, नॉन कंडक्टिंग वॉल्स लिखी है तो हम लिखेंगे एनर्जी, एनर्जी रिमेन कंजर्व्ड, रिमेन कंजर्व्ड मतलब एनर्जी उसकी कंजर्व रहती है सिस्टम की, क्योंकि आपको नॉन कंडक्टिंग लिखा है मतलब बाहर से हीट आ नहीं सकती, अंदर से हीट बाहर नहीं जा सकती। तो अब हीट को कंजर्व करना है तो आप लिख सकते हो U इनिशियल विल बी इक्वल टू U फाइनल, मतलब जो कुछ भी इनिशियल इंटरनल एनर्जी होगी वो फाइनल इंटरनल एनर्जी के इक्वल होगी। व्हाट इज द इनिशियल इंटरनल एनर्जी? तो हमें पता है कि किसी भी मोनो एटॉमिक गैस के लिए जो इंटरनल एनर्जी थी कितनी थी बेटा, F/2 RT फॉर्मूला था ना। तो F मतलब मोनो एटॉमिक के लिए 3 और डायटोमिक के लिए F की वैल्यू 5, यस और नो, रिमेंबर? तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, या तो 3/2 N1 RT1 प्लस 5/2 N2 RT2। बेटा ये इनिशियली है ना, शुरुआत में इनिशियली इतना क्या था बेटा, इतना इंटरनल एनर्जी था। फिर फाइनली क्या हो गया, तो फाइनल टेम्परेचर तो T हो गया। ओके, तो बेटा जो मोनोएटॉमिक है वो अभी मोनोएटॉमिक रहेगी, डायटोमिक है वो अभी डायटोमिक रहेगी, क्योंकि आपस में रिएक्ट नहीं कर रही है ना, और नंबर ऑफ मोल्स भी उतने ही रहते हैं। तो 3/2 N1R, बट फाइनल टेम्परेचर दोनों का कॉमन रहता है, वो होता है T, है ना, वो होता है T, तो T ही रहेगा। और 3/2 की जगह अब यहाँ पर दूसरी वाली गैस के लिए 5/2 N2R, और यहाँ पर आप लिखोगे T। देखो यहाँ T1 T2 नहीं, यहाँ T आएगा क्योंकि फाइनल टेम्परेचर T हो जाता है। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? ऊपर इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2 है। गॉट इट? एनी दिक्कत, एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? हेलो बच्चों, ये समझ आया आपको? तो Yes, बेटा sir. आपको एक, हाँ जी, आपको P1 V1 P2 V2 दिया था, आपको N1 की वैल्यू नहीं गिवन थी, है ना, N1 की वैल्यू आपको नहीं गिवन थी। हम एक काम कर सकते हैं, NRT को PV लिख सकते हैं, मतलब 3/2 P1 V1। तो ये सबके नीचे से 2 हटा दो ना, सबके नीचे से 2 हटा दो, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 3P1 V1 प्लस 5P2 V2, क्योंकि PV इज इक्वल टू NRT है, तो या NRT लिखा है इसकी जगह PV आ सकता है, ये आ गया, है ना। यहाँ पर क्या कर सकते हो बेटा, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 3, और इधर क्या लिखोगे बेटा, N1 की वैल्यू याद है ना आपको, P1 V1 अपॉन RT1, तो P1 V1 अपॉन T1 प्लस 5/2, यहाँ पर P2 V2 अपॉन T2, और ये T को कॉमन ले लो यहाँ पर। क्या आप इस बात को समझ पाए? यस, ठीक है। तो यहाँ से आपको टेम्परेचर की वैल्यू आ गई, इन दोनों का एलसीएम लोगे और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा, टी की वैल्यू आ गई फाइनली 3P1 V1 प्लस 5P2 V2। ठीक है, इधर एलसीएम लेते हो तो ये 2 हट गया था, ये T1 T2 यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पर 3P1 V1 T1 प्लस 5P2 V2।
यहाँ पर T1, यहाँ T2, अभी परफेक्ट है, आंसर आ गया बेटा, ये फाइनल टेम्परेचर होगा। ओके, कोई दिक्कत बेटा? ये वेरिएबल्स के साथ है इसलिए डिफिकल्ट लग रहा है, वैल्यूज होती तो बहुत इजी लगता। समझ आया? यहाँ पर वैल्यूज गिवन होती ना तो बेटा ये बहुत ही इजी होता, ठीक है। यहाँ पर वैल्यूज नहीं है इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट दिख रहा है, बट वैल्यूज होती तो बहुत इजी होता, ठीक है। ये वेरिएबल्स में इसलिए आपको लेंथी दिख रहा है, बाकी ऐसे क्वेश्चंस काफी इजी होते हैं। मैंने किया क्या है, मैंने सिर्फ दो ही चीजें यूज की है, एक तो नंबर ऑफ मोल रिमेन कंजर्व और दूसरा एनर्जी रिमेन कंजर्व, ठीक है। समझ रहे हो? Sir, can you यस please show बच्चों, the entire answer by zooming out? यस। या सो बेटा मैं पूरा का पूरा आंसर आपको दिखा देता हूँ। यस, ये रहा इसका सॉल्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन आपने लिख लिया था, अभी आपको सॉल्यूशन Yes, में sir. लिखना है तो यस सर बच्चों। अब 3/2 N1 RT के लिए आपने उसके नीचे क्या लिखा है? कहाँ पर? 3/2 N1 RT के जस्ट बिलो। 3/2 N1 RT, उसके नीचे 3P1V1 है ना, इसके नीचे पूछ रहे P1, हो? हाँ P1 इसके V1 नीचे, क्यों? यस यस, नहीं नहीं दूसरा वाला। हाँ मतलब इसके नीचे वाली स्टेप ही पूछ रहे हो ना, यस यस। ये वाली। बेटा ये 3P1V1 है ना। अरे ओके देखो सर। नीचे सारे 2 कैंसिल हो गए, एनआरटी की जगह पी लिख सकते हैं ना, तो N1RT1 की जगह P1V1 आ गया, N2RT2 की जगह P2V2 आ गया। सर फिर जो राइट साइड में N1 RT के जगह आपने P1 V1 क्यों लिखा है? इट शुड बेटा बी यहाँ पर P1। N1RT1 नहीं है, यहाँ पर N1RT है, समझ रहे हो? यहाँ पर क्या है, N1RT। तो आपको P की वैल्यू तो अभी पता ही नहीं है ना, तो N1 की वैल्यू डाल दी मैंने। देखो ऊपर सबसे ऊपर लिखा था ना N1 की वैल्यू क्या थी, P1V1/RT1, तो वो यहाँ पर लिख ली मैंने। तो R से R कैंसिल हो गया और T को मैंने कॉमन ले लिया है, समझ में आया? अच्छा ओके सर। यस, N1 और N2 की वैल्यू डाली है मैंने ऊपर से। सर फाइनल प्रेशर का क्या आंसर होगा? अभी प्रेशर को फाइंड करना है ना, तो प्रेशर को हम लोग फाइंड करेंगे, रुको। ये सर T वो की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब अपने को फाइनल प्रेशर चाहिए, तो बेटा फाइनल प्रेशर के लिए क्या करूंगा आप बताओ, आप खुद सर बताओ क्या करना चाहिए। 1 में सब्स्टिट्यूट कर देना। यस बेटा, 1 इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर लो इस T की वैल्यू को, ठीक है ना। सो विल गेट द आंसर, बिल्कुल सही। सर पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस विल रिमेन सेम या फिर चेंज हो जाएगा? या पार्शियल प्रेशर की बात नहीं कर रहे हैं ना, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा था ना। यस सर। हाँ तो वहां पर जो था वैसे ही फाइंड करेंगे यहाँ पर भी, ठीक है ना। पर हम लोगों को फिजिक्स में पार्शियल प्रेशर फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो केमिस्ट्री में ही काफी रहता है, ठीक है। ओके सर। नहीं सर क्योंकि डायरेक्ट फिर आ जाएगा ना आंसर, इसलिए। आप पार्शियल प्रेशर से करना चाहो तो उससे कर लो ठीक है। हम लोग सिर्फ फिजिक्स वाला मेथड से यूज कर रहे हैं, वैसे ये वाला बहुत इजी है, यहाँ पर वेरिएबल्स की वजह से आपको थोड़ा लेंथी दिख रहा है, ठीक है ना। अब क्या करोगे, इस टी की वैल्यू इक्वेशन 1 नंबर 1 में डाल दोगे तो आपको पी की वैल्यू भी मिल जाएगी, दैट्स ऑल, फिनिश, खत्म, ठीक है। तो बहुत लंबा सा आंसर आ रहा है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 को यदि हम लोग यूज करते हैं तो क्या आ जाता है, वहां से फाइनली प्रेशर की वैल्यू मिल जाएगी, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है और V1 + V2 नीचे आएगा, तो फाइनली ऐसा आंसर मिलेगा आपको। देखो 3P1V1 + 5P2V2, ये वाली टर्म टेम्परेचर की तो एज इट इज आएगी, तो ये 5 है, और यहाँ पर P2V2 डिवाइड बाय 3P1V1T2 + 5P2V2T1 है ना, और यहाँ पर मल्टीप्लाइड विथ, यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम लिया जाए तो P1V1T2 + P2V2T1 डिवाइड बाय
डिवाइड बाय V1 प्लस V2, दैट्स ऑल, फिनिश, खत्म। ये फाइनल आंसर आ जाएगा टेम्परेचर का, ठीक है बेटा। बहुत लेंथी दिख रहा है, बट एक्चुअल में क्या है, जब वैल्यूज गिवन होती है ना, तो आपको इतना लंबा नहीं दिखाई देता, काफी इजीली आंसर आ जाता है, ठीक है ना। ये फाइनल प्रेशर का वैल्यू आ रहा है, देखो यहाँ पर ऑब्वियसली वैल्यू गिवन होती तो आप बहुत इजीली कर पाते थे, आपको इतना टेंशन नहीं लेना है, दिस इज रियली इजी क्वेश्चन। सिर्फ दो ही कॉन्सेप्ट है इसमें, क्या, नंबर ऑफ मोल्स रिमेन कंजर्व एंड इंटरनल एनर्जी रिमेन कंजर्व, बस इतना ही है। ओके सर 3/2 और 5/2 का से बेटे 3/2 5/2 कहाँ से आया, आपने इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला लास्ट क्लास में देखा था, F/2 nRT होता है, ये यस सर। तो बेटा ये F की वैल्यू मोनो एटॉमिक के लिए 3 होती है और डायटॉमिक के लिए 5 होती है। ओके ओके ठीक है, आगे बढ़े, 1 नोटेड मिनट ऑल, सर। हाँ नोट कर लो। सर तो इनिशियल इंटरनल एनर्जी निकालने के लिए आपने मोनोएटॉमिक एंड डायटॉमिक का ऐड कर दिया ना, लाइक इंटरनल हाँ बेटा, एनर्जी। ये ये तो सेपरेटली दोनों कंटेनर्स की इंटरनल एनर्जी को ऐड किया है मैंने। अच्छा ओके, तो आपने वो दोनों कंटेनर्स को सिस्टम मान लिया वैसे। हाँ बेटा, ये ओके सर। सिस्टम की कंजर्व रहेगी ना, इसलिए। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। सर वो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बोथ द गैसेस एक्सचेंज हो जाता है जब हम वाल्व ओपन बेटा अब करते हैं। काइनेटिक एनर्जी का वर्ड यूज नहीं करना है, अब आपको इंटरनल एनर्जी रखना है यहाँ पर, ठीक है ना। तो इंटरनल एनर्जी ही है ये, काइनेटिक एनर्जी नहीं है, ठीक है। नहीं मतलब सर नहीं, काइनेटिक एनर्जी ही इंटरनल एनर्जी होती है ना, इसलिए, ठीक है। नहीं सर, बेसिकली सर आई मीन दैट व्हेन यू ओपन द वाल्व, दोनों का जैसे फर्स्ट वाला की जो एनर्जी थी, गैस मॉलिक्यूल्स फास्ट मूव कर रहे थे, दूसरे वाले स्लो मूव कर रहे थे, तो नाउ दे विल लाइक एक्सचेंज देयर स्पीड्स बेटा एंड अब ऑल ना। देखो, फाइनली उनका नया प्रेशर होगा, नया टेम्परेचर होगा, तो नया टेम्परेचर होगा तो इसका मतलब अब नई इंटरनल एनर्जी होगी, ठीक है। तो अब पूरे सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, 3/2 N1RT प्लस 5/2 N2RT, ये रही, ठीक है ना। यस तो इंटरनल एनर्जी टोटली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ओनली, समझ रहे हो, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। ओके ओके सर। या चलिए दोस्तों, तो ये चीज नोट कर सर लिया आपने। हाँ सर क्वेश्चन का फिगर दिखाओ सर। चलिए, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे थर्मोडायनेमिक्स, यानी कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, ठीक है। रेडी, यस सर। ओके बच्चों, तो लिखिए बेटा, आगे बढ़ते हैं। मैं इसको साइज वापस बढ़ा रहा हूँ इसकी। ठीक है, रेडी ऑल ऑफ यू। तो नाउ राइट डाउन, थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, ये चीज हमने नहीं लिखी तो वही लिखते हैं, तो डाल दो हेडिंग बेटा, थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स, केटीजी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ओनली, बट अब हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस पढ़ेंगे, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, इसलिए मैंने अब थर्मोडायनेमिक्स डाला है नेक्स्ट हेडिंग, है ना। तो बेटा न्यू पेज से हेडिंग डाल देना, थर्मोडायनेमिक्स। ओके, थर्मोडायनेमिक्स इज क्या होता है बेटा, याद होगा आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है, क्या होता है,
यस, बोलो बेटा। Changes in the system due to changes in energy, heat. ओके Change in surrounding to system to surrounding. ओके, Energy चलो transfer from system to surrounding. ओके, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस दैट इज कॉल्ड हीट। यानी कि हम बोल सकते हैं कि स्टडी ऑफ हीट, है ना, स्टडी ऑफ हीट एंड कन्वर्जन ऑफ हीट फ्रॉम फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम हीट के बारे में स्टडी करते हैं और एक्सचेंज ऑफ हीट के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है ना। चलिए तो लिखते हैं थर्मोडायनेमिक्स इज मेनली, क्या होता है ये, तो थर्मोडायनेमिक्स is the study of, या फिर ऐसे प्रॉपरली लिख सकते हो इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच स्टडी। तो इतना कौन लिखेगा, इसलिए हम डायरेक्टली लिखते हैं थर्मोडायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ एक्सचेंज ऑफ हीट। हीट क्या होता है बेटा, हीट एक तरह की एनर्जी है, राइट। तो ब्रैकेट में आप एनर्जी लिख सकते हो, हीट एनर्जी बिटवीन बॉडी, यानी कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, या मल्टीपल बॉडीज भी हो सकती हैं, इसलिए बॉडीज एंड conversion of the same into mechanical energy and vice versa। समझ पाए, कोई दिक्कत? नोट करो इसको जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ेंगे ना। Got it? Yes, sir. गुड। अब बेटा नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिकेटर डायग्राम। इंडिकेटर डायग्राम क्या होता है, अ ग्राफ बिटवीन प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, मतलब प्रेशर वॉल्यूम या फिर प्रेशर टेम्परेचर या वॉल्यूम टेम्परेचर। तो ये जो भी ग्राफ्स बनाते हैं उनको इंडिकेटर डायग्राम बोलते हैं, ठीक है ना। तो इंडिकेटर डायग्राम के बारे में लिख लेते हैं। थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, हाँ बेटा। Is it log or is it normal table? व्हाट बेटा, नॉर्मल Sir, टेबल is हुआ, it log or is it normal graph? नो नो नॉर्मल ग्राफ, Okay. नॉर्मल ग्राफ, ठीक है, जस्ट नॉर्मल ग्राफ। सो लेट्स टॉक अबाउट इंडिकेटर डायग्राम। बेटा इसको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ, यदि लिख रहे हो तो ठीक है लिख लो, वैसे ये फालतू ही है। इंडिकेटर डायग्राम क्या होता है, अ ग्राफ रिप्रेजेंटिंग द वेरिएशन ऑफ प्रेशर, है ना, वेरिएशन ऑफ प्रेशर और वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर और वेरिएशन ऑफ वॉल्यूम विथ ईच अदर। समझ रहे हो? तो इंडिकेटर डायग्राम क्या है, it is curve between what, pressure, बेटा ये प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर ये चीज क्या होती है, इनको हम थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स बोलते हैं। पढ़ा था आपने केमिस्ट्री में, इनको हम क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। Yes. तो इट इज द कर्व बिटवीन द प्रेशर
प्रेशर P, वॉल्यूम V and temperature T. Temperature T with each other. With each other. कहने का मतलब ये है बेटा कि इंटीग्रेटेड डायग्राम क्या क्या हो सकता है, दैट इज हम बोल सकते हैं पीवी कर्व, प्रेशर वॉल्यूम कर्व, फिर प्रेशर टेम्परेचर कर्व भी हो सकता है, और क्या हो सकता है बेटा, वॉल्यूम टेम्परेचर कर्व हो सकता है। ठीक है, तो पीवी कर्व हो सकता है, पीटी कर्व हो सकता है, वीटी कर्व हो सकता है, एटसेट्रा। तो यही है मेनली, बस इनको हम बोलते हैं क्या, इंडिकेटर डायग्राम। ओके, हाँ जी, थर्मोडायनेमिक सिस्टम आपने पढ़ लिया होगा केमिस्ट्री में बेटा। ओपन सिस्टम क्या होता है, ओपन सिस्टम से क्या समझते हो बेटा? जिस किसी भी ऑब्जेक्ट या जिस किसी भी कंटेनर या जिस किसी भी सिस्टम के बारे में हम लोग हीट की स्टडीज यानी कि उसके प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के बारे में हम लोग स्टडीज कर रहे हैं, तो बेटा वो अपना थर्मोडायनेमिक सिस्टम होता है। ठीक है, और बाहर जो भी आपका सराउंडिंग दिख रहा है, एनवायरमेंट दिख रहा है, दैट इज सराउंडिंग। ओके, यानी कि सिस्टम को छोड़ के बाकी बाहर का पूरा जो भी है वो सब कुछ क्या होता है, सराउंडिंग होता है ना। तो सिस्टम और सराउंडिंग के बेसिस पर या उनके उनके बीच हीट और मटेरियल के एक्सचेंज के बेसिस पर सिस्टम 3 टाइप के होते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। पता है ना? ओपन सिस्टम Yes, बताओ sir. क्या होता है? So the system through which heat can easily transfer to surrounding. या ओपन सिस्टम वो होता है जिसमें हीट और मैटर, समझ रहे हो, हीट भी एक्सचेंज हो सकती है और मैटर भी एक्सचेंज हो सकता है, यानी कि उसके अंदर जो भी मटेरियल है वो भी एक्सचेंज हो सकता है। एग्जाम्पल, एक चाय से भरा हुआ कप, वो भी गर्म चाय है ना, यानी ये हम बोल सकते हैं एक गर्म चाय की प्याली हो, है ना, तो वो किसका एग्जाम्पल है, दैट इज सिस्टम ऑफ सॉरी एग्जाम्पल ऑफ ओपन सिस्टम। क्यों? क्योंकि बेटा एक चाय का, गरम चाय का एक कप है, तो उसमें क्या होगा, उसके अंदर ना, यहाँ से क्या हो रहा होगा, बोलो क्या दिखा रहा हूं मैं, ये स्टीम। स्टीम है ना। तो ये जो है ये स्टीम है, इसके साथ ही साथ मैं यहाँ पर रेडिएशन भी दिखा सकता हूँ, यानी कि यहाँ से हीट भी सराउंडिंग को जा रही है। तो एक तो हीट तो जा ही रही है और उसके साथ ही साथ यहाँ पर एक धुएं की फॉर्म में, यहाँ पर धुएं जैसा दिखता है ना अपने को, तो वो क्या होता है, वो स्टीम होता है, राइट। तो स्टीम भी क्या हो रही है, सराउंडिंग में जा रही है, तो यहाँ पर मटेरियल भी जा रहा है और साथ ही साथ टेम्परेचर भी एक्सचेंज हो रहा है। सो सच टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड ओपन सिस्टम। नाउ क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम वो क्या होगा, बोलो? एक A ऐसा system सिस्टम, through which heat cannot transfer or energy cannot. सिस्टम थ्रू विच हीट कैन ट्रांसफर बट मैटर कैन नॉट ट्रांसफर। समझ रहे हो? एनर्जी Yes, sir. Like ट्रांसफर Yes, sir. हाँ, हीट या फिर एनर्जी तो ट्रांसफर हो सकती है सराउंडिंग के साथ, लेकिन मैटर, मटेरियल ट्रांसफर नहीं हो सकता। ठीक है, a chai cup with lid then. Volume and हाँ, pressure remain the same, but यस। तो temperature is एक changed. चाय का कप ले लो और चाय के कप के ऊपर एक प्लेट से ढक दो, है ना, चाय के कप को प्लेट से ढक दो, बंद चाय का कप, तो आप बोल दोगे क्या कि उससे क्या हो रहा है, हीट तो सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज हो रही है ऑब्वियसली, लेकिन लेकिन अंदर जो भी स्टीम है वो बाहर नहीं जा पा रही है। तो बेसिकली आप बोलोगे कि सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, टेम्परेचर का एक्सचेंज हो रहा है, हीट का एक्सचेंज हो रहा है, मटेरियल का नहीं हो रहा है। नाउ आइसोलेटेड सिस्टम, एक थर्मस फ्लास्क में भरा हुआ चाय, ठीक है, तो बेटा क्या होता है, किसी सिस्टम से सराउंडिंग में ना तो हीट का एक्सचेंज होता है और ना ही मैटर का या मटेरियल का एक्सचेंज होता है। जब दोनों ही बंद हो जाते हैं तो ऐसा वाला सिस्टम कंप्लीटली आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि थर्मस फ्लास्क में भरा हुआ चाय, क्या होगा, उसे ना तो हीट बाहर आती है और ना ही मटेरियल बाहर आता है। तो सिंपल, दैट इज आइसोलेटेड सिस्टम। समझ गए? इस चीज को लिखाने की जरूरत तो नहीं? हेलो, या तो ये चीज आपने जरूर केमिस्ट्री में पढ़ी होगी, इसलिए इस चीज को मैं लिखाने के लिए प्रेफर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कोई पूछता भी नहीं है, आपको बस नॉलेज के लिए है ये। ठीक है ना? ओवर।
कैन वी मूव? Yes. यस, ये चीज आपको समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं सबसे पहले जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। तो जल्दी से लिख लीजिए दोस्तों, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बेटा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। लेट्स से मेरे पास कोई एक सिस्टम है, लेट्स से ये सिस्टम ए फॉर एप्पल है, ठीक है, ये ए सिस्टम है, और यहाँ पर कोई सिस्टम बी है, और मेरे पास एक और सिस्टम सी है, ठीक है। या अब क्या होता है बेटा, ए और बी के बीच में क्या है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम है। बेटा थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, जब दो सिस्टम का प्रेशर सेम होता है ना, दोनों सिस्टम का प्रेशर यदि सेम होता है तो वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम बोले जाते हैं, ठीक है। तो यदि इसका टेम्परेचर टी है और इसका भी टेम्परेचर टी है, तो ये दोनों थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होंगे। तो यदि ए बी के साथ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है और ए सी के साथ भी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, तो फिर कोई बोलने की जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिकली बी और सी भी आपस में थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होंगे। क्या इस बात को समझ पाए, ए बी के साथ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में और ए सी के साथ भी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में, तो बिना कुछ कहे हम बोल देंगे कि अरे बी और सी भी तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होंगे। समझ आया? ओके दोस्तों, Yes, sir. Yes, sir. यस, तो इसका स्टेटमेंट लिखवा देता हूं बेटा। इफ टू सिस्टम इफ टू सिस्टम, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लेते हैं बी एंड सी आर सेपरेटली in thermodynamic या thermal equilibrium, in thermal equilibrium are separately in thermal equilibrium, okay। कोई चीज ना समझ आए तो पूछ लेना। separately in thermal equilibrium with a third system, third system, और वो सिस्टम कौन है, वो ए है, तो थर्ड सिस्टम ए, यानी कि बी और सी सेपरेटली है ना, इंडिविजुअली वो ए के साथ क्या है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है या थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो क्या होगा, देन डायरेक्टली बोल सकते हैं कि दे themselves will be in equilibrium, themselves are in thermal equilibrium। thermal equilibrium with each other, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है, ए बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और ए सी के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, देन रिजल्ट क्या है इसका, इसका रिजल्ट है कि जो बी है और सी है वो भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। अभी थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है तो उसके बारे में भी लिख लेते हैं। Sir, हाँ बेटा, this means that there will be no heat transfer between either system, right? नो ये सब इंडिविजुअल, मतलब सब अलग ही है सिस्टम, इनमें से कोई हीट वगैरह कुछ भी एक्सचेंज नहीं हो रही है ना, ठीक है। Okay, sir. समझ But रहे I'm saying if they're in thermal equilibrium, there won't be any change even if they're close together. हाँ, या आप ये समझ लो कि ए बी के साथ कनेक्टेड है और ए सी के साथ कनेक्टेड है ना, तो या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि ए और बी जो है उन दोनों का टेम्परेचर सेम है, और फिर बोल रहे हैं कि ए और सी का भी टेम्परेचर सेम है,
तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में आप बोलोगे अरे बी और सी का भी तो सेम ही होना चाहिए, ठीक है, क्लियर। तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, थर्मल इक्विलिब्रियम, if we talk about thermal equilibrium, what is the meaning of that? if temperature if temperature of systems two systems becomes equal, इक्वल बोल सकते हो या सेम बोल सकते हो, then they are said to be in thermal equilibrium, then they are said to be in thermal equilibrium, ठीक है। दैट्स ऑल, तो यही चीज थी जो आपको ध्यान रखनी है, दैट्स ऑल, फिनिश, खत्म। तो ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था और इसका कोई मैंने तो यूज देखा नहीं है खास, बस ये कॉमन सेंस है, और वैसे भी ये चीज आपको नहीं भी पढ़ाई जाती तो भी आपको पता होती है ना, करेक्ट, कॉमन सेंस है। ठीक है, Yes, sir. गुड। Sir, हाँ बेटा, so the two systems can be connected or cannot be connected, दोनों ठीक है ना? हाँ बेटा, Okay, sir. एक्चुअली मेरा कहने का मतलब आप समझे, ए को बी से कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, ए को बी से कनेक्ट किया हुआ है ना, और ए को सी से भी कनेक्ट किया है, लेकिन बी और सी आपस में कनेक्ट नहीं है। आर यू गेटिंग? ए को Yes, बी sir. से कनेक्ट किया हुआ है और ए को सी से भी कनेक्ट किया हुआ है, लेकिन बी और सी को कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम में ही होते हैं, ये कहने का मतलब है। ओके, इसके लिए मैं एक और भी आपको डायग्राम बना के बता सकता हूँ, यदि आपको ये नहीं समझ में आ रहा हो तो देखो ये वाला देखो, आप यहाँ पर दो सिस्टम ले लो बी और सी, ये बी है, ये सी है और ये ए है। बेटा इन बी और सी के बीच में जो वॉल है, ये बेटा नॉन कंडक्टिंग वॉल है, लेकिन ये वाली जो है ये कंडक्टिंग वॉल है, ए और इनके बीच में जो दिख रही है ना, ये कंडक्टिंग वॉल है, ठीक है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि पूरे सिस्टम के ऊपर जो वॉल लग रही है ना, पूरे सिस्टम पर ये जो डार्क डार्क दिख रही है आपको, दैट डार्क डार्क इज नॉन कंडक्टिंग, डार्क वाली इज नॉन कंडक्टिंग। बी और सी के बीच जो वॉल है वो भी नॉन कंडक्टिंग, तो आप क्या बोलोगे कि ये वाली और ये वाली, ये दोनों वॉल्स जो हैं नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, ठीक है, वॉल। लेकिन ये जो वॉल दिख रही है ना बेटा, कौन सी, बी और ए और सी और ए के बीच में, बेटा ये वाली वॉल जो है दिस इज कंडक्टिंग वॉल। मेरी बात समझ पाए? Yes. ए बी से कनेक्टेड है, ए सी से कनेक्टेड है, लेकिन बी और सी आपस में कनेक्टेड नहीं है, लेकिन उसके बाद भी क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम में रहेंगे, ठीक है, क्लियर? Sir, हाँ जी, sir, what if matter is transferring between A, B and AC? तो थर्मल इक्विलिब्रियम हो सकता है। बेटा यहाँ पर सिर्फ थर्मल इक्विलिब्रियम की बात बोली है, वॉल लगाई है, तो वो वॉल जो है वो कंडक्टिंग वॉल है, मतलब हीट को एक्सचेंज होने देती है, लेकिन मटेरियल को एक्सचेंज नहीं होने देती, ठीक है। तो नहीं, आई एम आस्किंग इफ सपोज होगा मैटर ट्रांसफर तो। बेटा मैटर ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है, इसमें मैटर ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, इसमें सिर्फ टेम्परेचर का रिलेशन है, समझ रहे हो ना, देखो वॉल लगा रखी है तो सारी चीजें सेपरेट है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ यस। टेम्परेचर का यानी कि हीट का ही एक्सचेंज हो सकता है, ये तीनों सेपरेट क्लोज सिस्टम है, ये समझो आप। ओके, ओके सर।
हाँ, यही मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि क्लोज सिस्टम में इनमें मैटर एक्सचेंज नहीं होता है, ये आपस में कनेक्टेड है सिर्फ टेम्परेचर को एक्सचेंज करने के लिए, ठीक है। इट इज नॉट, इट डजंट मीन दैट कि मटेरियल का एक्सचेंज करवा दो आप, मटेरियल का एक्सचेंज नहीं होगा यहाँ पर। नो एक्सचेंज ऑफ मैटर। हेलो, कुछ बोल रहे हो? सर अपर पार्ट पार्ट, ओके एक मिनट, पार्ट पर लेकर जाता हूँ। ठीक है, अपर पार्ट, ये रहा अपर पार्ट, ठीक है। नोट करो जल्दी से, फिर हम आगे चलेंगे। बेटा आपने मोलर वो सीपी सीवी क्या होता है वो पढ़ लिया है केमिस्ट्री में, मोलर स्पेसिफिक हीट? यस सर। गुड, तो फिर मैं यहाँ डायरेक्टली भी लिखवा सकता हूँ, है ना। मोलर स्पेसिफिक हीट आपने लिख लिया है, मैं वो पढ़ाऊंगा कैलोरीमेट्री में, आपको लिखवाऊंगा, है ना। वैसे मुझे यहाँ पर पहले कैलोरीमेट्री पढ़ा देना चाहिए था, बट इट्स ओके, पहले इसको करेंगे फिर कैलोरीमेट्री को करेंगे। ओके, सो अब हम कैलोरीमेट्री को तो बाद में ही पढ़ेंगे, आपको मोलर स्पेसिफिक हीट पता है तो अपन पहले थर्मोडायनेमिक्स करते हैं फिर कैलोरीमेट्री पढ़ेंगे, दैट विल बी बेटर। चलिए, तो ये नोट किया सबने, किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो अब हम लिखते हैं बेटा इंटरनल एनर्जी, है ना। यहाँ पर क्या लिखेंगे, इंटरनल एनर्जी के फॉर्मूलाज को एक बार डिस्कस कर लेते हैं वापस, है ना। इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस, बेटा उसको आप कैसे लिखते हैं आपको पता ही है, U इज इक्वल्स टू F/2 nRT, ये हमने लिखा था कहाँ पर, लास्ट चैप्टर में, यानी कि मतलब लास्ट टॉपिक कौन सा था, KTG, वहां पर। हम एक बात जानते हैं, मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट, सर कैन प्लीज शो द अपर पार्ट, मुझे डायग्राम का ऊपर वाला का दिखता। ये वाला, हाँ सर, एक सेकंड बस, नीचे नीचे। ओके डन। यस सर। ओके, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होता है बेटा, कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। वैसे पहले मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होता है बेटा, 1 मोल ऑफ गैस, है ना, 1 मोल ऑफ गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करने के लिए कितनी गैस, सॉरी कितनी हीट चाहिए, ओके। 1 मोल गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करने के लिए कितनी हीट की रिक्वायरमेंट है, दैट इज कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक हीट, ओके। Heat required to raise the temperature of 1 mole of gas by 1 degree Celsius, that is called molar specific heat. लेकिन जब वॉल्यूम कांस्टेंट रख के हीट देते हैं तो दैट इज कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसको सीवी से रिप्रेजेंट करते हैं, और बेटा सीवी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज F/2R होता है। नाउ एक और चीज क्या याद रखनी है आपको, आपको याद रखना है मोलर specific heat at constant pressure, molar specific heat at constant pressure,
बेटा क्या होता है Cp, और उसका फॉर्मूला होता है बेटा F/2 प्लस 1R। F/2 तो है ही, फिर प्लस 1R। तो बेसिकली आप बोल सकते हो यहाँ पर क्या, इन दोनों में सिर्फ R का डिफरेंस रहता है, तो ये F/2 यहाँ पर प्लस 1R। ओके दोस्तों, कोई दिक्कत? ये फॉर्मूला लिखोगे तो इसके बेसिस पे आप क्या लिख सकते हो, इसके बेसिस पे आप बोल सकते हो कि बेटा म्यूट करो खुद को, डिस्टरबेंस हो रही है अरे आपकी। मजाक मस्ती नहीं, स्कैमर है, उसको निकाल ही दो। ये डेली आता है क्या? हाँ सर, आजकल डेली हो गया। I remember the name coming around. I've seen the name come in chemistry class as well. दिस इज ओके। Yesterday. अरे The सर same इसको name came in निकालो रे, physics. इसको निकालो, हाँ जी, दिमाग एक खराब मिनट, करता है। मैं उसका नेम देखूंगा तो मुझे पता चलेगा, है ना? सर आपको मीटिंग लॉक करना है, ऐसे पागल लोग आते रहेंगे। सर वो सुबह आते नहीं, सो रहे होते, फिर दूसरे क्लासेस में आ जाते। सर वही है, मजाक मस्ती नहीं कर दिस रहे इज भवानी, राइट? सर 2-3 दिन से रोज ये भवानी है ना? नहीं सर, मजाक मस्ती नहीं करके कोई तो। सर मजाक मस्ती नहीं है सर। ओके ठीक है बेटा, जो भी है प्लीज आप अपना माइक म्यूट रखिए, सिर्फ डाउट पूछना हो या रिप्लाई करना हो तब आप ओपन कीजिए, ठीक है? सर यू हैव टू रिमूव हिम, पूरे क्लास डिस्टर्ब करता रहेगा, फिर वो म्यूट में नहीं रहता, आपको निकालना ही पड़ेगा एंड मीटिंग को लॉक करना पड़ेगा। ओके सर एंड प्लीज स्विच ऑफ द Sir, रीनेम you could ऑप्शन। lock or you could put a waiting room. यस बेटा, मीटिंग रूम तो मैंने लॉक कर दिया है, ठीक है? अब लेट्स सी, फिर से डिस्टरबेंस होगी तो हम लोग उसको उड़ा देंगे। हाँ जी, U इज इक्वल्स टू, यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा? देखो ये F/2 nRT लिखा हुआ है ना, F/2 सर nRT चैट लिखा बॉक्स। हुआ। सर चैट बॉक्स। सही है। हाँ चला गया। ठीक है, हर जगह होते हैं। इनको क्या मजा था, मुझे ये बात आज तक नहीं समझ में आई। चलिए, जो भी हो कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ, U इज इक्वल्स टू F/2 nRT। बेटा F/2 R को हम क्या बोल सकते हैं बेटा? सर ये बोल इंटरनल सकते- एनर्जी फॉर सन। Internal energy. क्या हुआ बेटा? सर ये किसके इंटरनल एनर्जी की बात बेटा है? किसी भी गैस की, लिखा हुआ है ना इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस, है ना? तो अच्छा किसी भी गैस, कंटेनर में ओके। गैस है तो उस गैस की इंटरनल एनर्जी कितनी होगी? बेटा अपने पास एक जनरल फॉर्मूला जो पहले डिराइव किया वो होता है U इज इक्वल्स टू F/2 nRT। इसके अलावा हमें कुछ और चीजें पता है जो है मोलर स्पेसिफिक हीट। तो बेटा मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम की फॉर्म में इसका फॉर्मूला क्या आता है? U इज इक्वल्स टू NCVT। समझ में आया? क्लियर? तो ये क्या है बेटा? ये भी इंटरनल एनर्जी का ही फॉर्मूला है। किसकी फॉर्म में? मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बेटा ये CV, ये C मल्टीप्लाइड विथ V नहीं है, ठीक है ना? ये C ऐसे और इसके नीचे छोटा सा V लिखा हुआ है मैंने, ओके? ये Yes. हाँ, दैट्स इट। तो NCVT, ये दो फॉर्मूलाज आपको इंटरनल एनर्जी के लिए हमेशा याद रखने हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? आगे बढ़े, नोट करो इसको जल्दी से। ये मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर लिखा है, इसका काम अभी यहाँ पर नहीं है, ठीक है? इसको हम लोग आगे यूज करेंगे। बट क्या है कि जब मोलर स्पेसिफिक हीट आई ही है तो दोनों को एक साथ ही लिख लेते हैं। मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होती है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। इट इज द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। गॉट इट बच्चों? आगे बढ़े। सर एक बार रिपीट कर सकते हो क्या? हाँ जी बेटा,
मैंने सिर्फ इतना बोला कि मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होती है, इट इज द हीट रिक्वायर्ड बाय 1 मोल ऑफ गैस टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। डोंट वरी, ये चीज मैं आपको कैलोरीमेट्री में नोट करवाऊंगा, इसलिए अभी आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। कैलोरीमेट्री में मैं आपको डिटेल से लिखाऊंगा, ठीक है। Yes. हाँ जी, अभी हम लोग डायरेक्टली आगे बढ़ते हैं। राइट डाउन वर्क डन बाय अ गैस। बेटा केमिस्ट्री और यहाँ पर यही एक छोटा सा डिफरेंस रहता है, ठीक है ना। तो वर्क डन सर अपर पार्ट थोड़ा। बाय अ गैस, गैस का वर्क डन बाय द गैस है ना, वो देखना है। चलिए पहले ये अपर पार्ट लिख लीजिए, फिर हम बात करते हैं वर्क डन की। बेटा वर्क डन बाय गैस कैसे फाइंड करते हैं, अच्छे से आप लोग इसको सीखना, ठीक है ना। डन सर। डन, Sir, बढ़ so जाए here the आगे। formula will be different, right? Compared to chemistry. हाँ, here formula will be same only, but the sign convention will be different, okay? Sign convention will be different, little like आपको समझ आएगा, डोंट वरी, है ना। हम कंपेयर कर लेंगे, आप केमिस्ट्री के बताना, मैं फिजिक्स का बता दूंगा, ठीक है ना। हाँ जी बेटा, आप जो बोल रहे हो ना सीपी माइनस सीवी आर होता है, वो यहाँ से प्रूव हो रहा है, वो भी लिखवाएंगे कैलोरीमेट्री में, यहाँ नहीं, ठीक है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। वर्क डन बाय अ गैस, एक गैस का वर्क डन क्या होता है, देखो इसको समझो। ये फिजिक्स का वर्क डन आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। कैसे, मेरे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में ना मैंने गैस भर रखी है, इसके अंदर गैस है। अब मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, मैं ना यहाँ पर इस जगह पर एक पिस्टन लगा लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने लगा लिया है एक पिस्टन, ओके। यहाँ पर ये एक पिस्टन लगा दिया, और अब क्या होता है बेटा कि ये गैस क्या करेगी, गैस क्या करेगी, पिस्टन पर प्रेशर एक्सर्ट करेगी, और पिस्टन कैन मूव। पिस्टन जो है वो कैसा है, मूवेबल पिस्टन है। तो आप बोलोगे कि अच्छा पिस्टन मूवेबल है तो वो अपनी जगह से मूव करके जाएगा, मूव करके जाएगा तो क्या इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, है ना। या तो हमने मान लिया इसका कुछ प्रेशर था P, वॉल्यूम था V, और कुछ टेम्परेचर होगा T। और अब ये क्या कर रहा है, इसके ऊपर ये प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, तो प्रेशर एक्सर्ट करेगा, और इसका एरिया यदि आप ए कंसीडर कर लो, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी एरिया ऑफ दिस पिस्टन इज ए कंसीडर कर लो, तो फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया, ओके। इस प्रेशर की वजह से लेट से इस पिस्टन में एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट आता है। तो ये पिस्टन इस जगह से मूव करके यहां पर पहुंच जाता है, समझ रहे हो। ये पिस्टन इस जगह से मूव करके यहाँ आगे तक आ जाता है। यदि पिस्टन आगे तक मूव कर जाएगा तो मान लिया कि यहाँ से यहाँ चल रहा है dx, कितना चल रहा है, dx डिस्टेंस कवर की इसने। तो बेटा जो वॉल्यूम में चेंज आएगा वो कितना होगा, dv। कैन आई राइट इट dv, यस और नो, हेलो। यस सर। या तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम वो हो जाएगा dv, दैट इज इक्वल्स टू एरिया इंटू dx। इज इट फाइन, सॉरी dx। ये चीज आपको समझ में आ रही है, एरिया इंटू dx, दैट इज चेंज इन वॉल्यूम, क्लियर। क्योंकि ये dx डिस्प्लेस हुआ ना, तो हम लोग बोलेंगे कि dx डिस्प्लेस होगा तो चेंज इन वॉल्यूम इज dv, सो दैट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू dx। इतना आ गया, ओके, इतना समझ में आया। अब आप बोलोगे कि वर्क क्या होता है, तो वर्क कौन कर रहा है, गैस उसको धक्का दे रही है ना बेटा, गैस उस पर प्रेशर अप्लाई करके उसको दूर भगा रही है। तो वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन बाय द गैस, गैस कितना वर्क कर रही है बेटा, ये वर्क डन ऑन द गैस डिफरेंट होता है, वर्क डन बाय द गैस डिफरेंट होता है, इसलिए आपको इसको ध्यान रखना है।
वर्क डन बाय द गैस की बात कर रहा हूँ, तो गैस उस पर प्रेशर डाल रही है। मैं बोलूंगा कि वर्क डन की तो हमने एक ही चीज पढ़ी है शुरू से फिजिक्स में, क्या पढ़ी है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यस और नो? डू यू रिमेम्बर? वर्क डन की डेफिनेशन शुरू से हमने एक ही पढ़ी है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, आज भी वही पढ़ेंगे। क्लियर? किसी को कोई भी प्रॉब्लम इस स्टेप में? इस स्टेप में किसी को कोई प्रॉब्लम बच्चों? नो? यस? नो सर। और हम जानते हैं क्या कि फोर्स की जो वैल्यू है वो होती है प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर इनटू एरिया इनटू डीएक्स। क्लियर? और यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, फोर्स की वैल्यू क्या है बेटा? वो प्रेशर इनटू एरिया होती है, तो वो हमने लगा लिया। फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अपन प्रेशर को कांस्टेंट कंसीडर कर सकते हैं फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, है ना? बट हो सकता है कि प्रेशर भी चेंज हो रहा हो, इसलिए हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन नहीं हटाया। ठीक है, क्या आप इसे अच्छे से समझ पाए? ठीक है दोस्तों, अब देखो एरिया इंटू डीएक्स को तो हमने डीवी बोला था, तो क्या हम इसको यहाँ पर यूज नहीं कर सकते? इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी, दैट्स ऑल। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन बाय द गैस। सर वो डॉट है, मल्टीप्लिकेशन है बीच में। बेटा ये मल्टीप्लिकेशन का ही मतलब, डॉट करो मल्टीप्लिकेशन करो, बात तो वही है ना। अच्छा, as force Okay. and displacement are in same direction. यस बेटा, ठीक है। यहाँ पर जो भी होगा सीधा सीधा ही चलेगा। ठीक है, तो वर्क डन बाय द गैस हेडिंग थी, और उसके बाद यही सब लिखा है मैंने, कुछ भी और नहीं है एक्स्ट्रा, इसलिए आप इसको कॉपी कर लीजिए जल्दी से। क्लियर दोस्तों, ये डेरिवेशन आपको समझ आया? अब डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस में हम लोग वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों को लोड लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इतना नोट कर लो जल्दी से, फिर हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस स्टडी करेंगे। ठीक है, नोटेड बच्चों? 1 मिनट सर। सो बहुत प्यारा सा टॉपिक है, देखो मैं बहुत आराम आराम से पढ़ाऊंगा, अच्छे से समझाता जाऊंगा। ठीक है, So do we have different definitions for adiabatic and isothermal like in chemistry? Different definitions means work done. Because in chemistry we have for isothermal we have P instead of integration we are just doing delta V instead of dV. And for Okay, you are adiabatic, talking about the formulas. Yes, beta. All processes have different formulas. Okay, okay. all processes. This is the general formula. From this only all formulas will be derived, and I will derive it. Okay. केमिस्ट्री में आपको किसी ने डेरिवेशन नहीं बताया होगा, यहाँ पर आपको डेरिवेशन मिलेगा। ठीक है सर, हाँ जी, सर as the piston expands, मतलब पीछे जा रहा है, तो pressure will also change ना? तो pressure हाँ will be बेटा, function प्रेशर of. चेंज हो सकता है, इसीलिए मैंने इंटीग्रेशन को हटाया नहीं है, समझ रहे हो? प्रेशर Okay. कैन बी वेरिएबल, बट वी हैव टू राइट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, Yes, okay. इसलिए मैंने इंटीग्रेशन सिंबल यहाँ नहीं हटाया है ना, वरना मैं प्रेशर को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेता। ठीक है, Okay, sir. यहाँ तो बेटा ये जनरल फॉर्मूला आ गया, इस जनरल फॉर्मूला को हमें याद रखना है, और इसी के हेल्प से हम सारी प्रोसेसेस में फॉर्मूला डराइव करेंगे। चलिए, तो अब लिखिए बेटा नेक्स्ट हेडिंग, थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस,
अब देखो कौन कौन सी थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस हमने कैटेगराइज की। अच्छा बेटा, इक्वेशन ऑफ स्टेट तो सबको पता है ना, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी फॉर आइडियल गैस। Yes, sir. लिखने की जरूरत तो नहीं है ना? यदि आपको लो लगता है कि लिखना है तो लिख सर। लो बेटा, एक बार तो लिख ही चुके हैं, फिर से लिख लो। इक्वेशन ऑफ स्टेट मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स जो होती है गैस की, कौन सी? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इनमें रिलेशन को शो करती है। तो इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर आइडियल गैस, आइडियल गैस क्या होती है बेटा? वो पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी होती है। ये चीज आपको ऑलरेडी पता है। पी फॉर प्रेशर, वी फॉर वॉल्यूम, एन फॉर मोल, आर फॉर गैस कांस्टेंट और टी फॉर टेम्परेचर। दैट्स ऑल। हाँ, अब लिखिए थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। बेटा एक बात बताओ, एक्सपैंड हो रहा है ना? आपने जिस गैस ने जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो वर्क डन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? वर्क डन बाय द गैस पॉजिटिव होगा और वर्क डन ऑन द गैस नेगेटिव होगा। वर्क डन बाय द सराउंडिंग नेगेटिव होगा, लेकिन वर्क डन बाय द गैस पॉजिटिव ही होगा। समझ रहे हो ना? तो बेटा केमिस्ट्री और यहाँ पर यही डिफरेंस है बेटा। वहां पर आप वर्क डन ऑन द गैस लेते हो, समझ रहे हो? वहां पर आप वर्क डन बाय द गैस नहीं लेते हो, वहां पर आप वर्क डन ऑन द गैस लेते हो, जो कि नेगेटिव आता है। ओके, वर्क डन बाय द गैस इज पॉजिटिव, वर्क डन ऑन द गैस विल बी नेगेटिव। इसलिए केमिस्ट्री और यहाँ का साइन कन्वेंशन डिफरेंट आता है। ओके, यहाँ पर बेटा आप नॉर्मल चलते जाओ ना, जैसे हम लोग पढ़ते थे कि इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया और इधर ही डीएक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ डीएक्स, है ना? क्योंकि जिधर फोर्स उधर ही डिस्प्लेसमेंट, इसलिए यहाँ पर हमने पॉजिटिव लिया है इसको। और ये वर्क डन बाय द गैस है। समझ गए? डिफरेंस समझ में आया? हाँ जी, कोई बात नहीं बेटा, आप लैंग्वेज ध्यान से पढ़ना तो आपका काम हो जाएगा, है ना? वहां पर वर्क डन ऑन द गैस लिया जाता है और हम लोग यहाँ पर वर्क डन बाय द गैस लेते हैं। चलिए थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस की बात करते हैं। सबसे फर्स्ट हम ले लेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके, तो बेटा लिखिए आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होती है? आइसोथर्मल प्रोसेस बेटा एक ऐसी प्रोसेस जिसमें क्या कांस्टेंट रहता है? टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट इन दिस प्रोसेस। ठीक है, तो यदि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो आप क्या करोगे? इसको यूज कर लो आप किसमें? इक्वेशन ऑफ स्टेट में। यानी कि आपको पता है पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी होता है। आप जानते हो क्या? पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। बेटा एन कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, टीवी कांस्टेंट है, तो हेंस आप क्या लिख सकते हो कि पीवी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। तो पीवी भी क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। गॉट इट? किसी को कोई प्रॉब्लम? No, sir. और यदि पीवी कांस्टेंट है तो आप क्या लिख सकते हो बेटा? आप यहां से ऐसा कर सकते हो, P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। Boyle's law. या ठीक है, तो P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2 और इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? बॉयल्स लॉ। ठीक है,
एनी प्रॉब्लम? तो बेटा टेम्परेचर कांस्टेंट रखने के लिए एक एसेंशियल कंडीशन है कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच की जो वॉल होती है वो कंडक्टिंग होनी चाहिए और प्रोसेस स्लो होनी चाहिए, ताकि सिस्टम और सराउंडिंग को आपस में टेम्परेचर एक्सचेंज करने के लिए टाइम मिल जाए। तो ऐसा होने से क्या होता है बेटा, उस पर आप कोई भी एक्टिविटी करते हो, वर्क करते हो, उसके बाद भी क्या रहता है, टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो सराउंडिंग के साथ हीट एक्सचेंज होकर टेम्परेचर वापस बैलेंस कर लेता है, ठीक है ना। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए दोस्तों, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो अब हम एक यहाँ पर चीज लिख सकते हैं, और दैट इज स्लोप, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल, आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या लिखेंगे बेटा, स्लोप कैसे फाइंड करें? तो स्लोप के लिए हम लोग ये काम करते हैं, पीवी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट है ना, तो पीवी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, इसको हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर लेते हैं। मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, लेट से वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में करूं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर यू वी डैश प्लस वी यू डैश, और यहाँ पर इसका कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में 0। तो बेसिकली आपको dp अपॉन dv की वैल्यू मिल गई, दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ p अपॉन v। So this is the slope of isothermal process. Okay, ये क्या है बेटा, slope of PV curve. Okay दोस्तों, in isothermal process. P कांस्टेंट है? नहीं बेटा, P कांस्टेंट नहीं है। आपको UV फॉर्मूला याद है, UV डैश यस सर। प्लस P U डैश, वही लगाया है मैंने। सर एक बार वापस बताओ ना। बेटा डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल लगाया है मैंने। क्या लगाया है, डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल, याद है आपको? यस एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, तो आप लिखते हो dy बाई डी एक्स, फिर यहाँ पर फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इस तरह से वही किया। p फर्स्ट को ऐसे ही रखा और सेकेंड का डिफरेंशिएशन किया, तो v का v के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 प्लस v एज इट इज, और p का v के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन dp बाई dv। ओके, अरे y का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy बाई dx ना, वैसे ही सर p का v के रेस्पेक्ट में dp अपॉन dv। हाँ जी, हेलो। You differentiated with respect to V so that dP by dV मिले ना? हाँ बेटा, वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है पूरी इक्वेशन। ओके सर। ठीक है, आपको बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये ऐसे आता है। ठीक है, डन। स्लोप समझ में आई, कोई दिक्कत? ओके दोस्तों, आगे बढ़े। चलिए, ये आपको समझ में आ गया। अब मैं बात करता हूं चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। बेटा इस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होगा?
तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी को हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, डेल्टा यू। वो क्या होता है, F/2 NR डेल्टा टी। और बेटा आपको पता है क्या कि टेम्परेचर कांस्टेंट है। बेटा टेम्परेचर यदि कांस्टेंट है तो डेल्टा टी की वैल्यू तो जीरो होगी, क्योंकि टेम्परेचर चेंज ही नहीं होगा, इसलिए डेल्टा यू की वैल्यू भी जीरो होगी। ओके बच्चों, so there is no change in internal energy, that remains same, constant. क्या आप समझ पाए? Yes. ये तो हो गया इंटरनल एनर्जी। सर कैन यू प्लीज स्क्रॉल अप, मेरा थोड़ा बच गया। हाँ जी, उतना नहीं, नीचे इतना। बिलो स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। अच्छा, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। डन सर। डन। क्लियर बच्चों, इतना सबका हो गया। अब हम आगे बढ़े। थोड़ा और ऊपर, इतना। देखो यहीं से आइसोथर्मल स्टार्ट हो रहा है, फटाफट से लिखो। ओके, एक चीज जो हमें इन प्रोसेस से पहले लिखनी चाहिए थी, बट कोई बात नहीं, अपन अब लिख लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। थोड़ा ऑर्डर आगे पीछे होता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी आपको समझ में आ गया। अभी हम लिखेंगे वर्क डन बाय द गैस। वर्क डन बाय द गैस, गैस ने कितना वर्क किया। तो बेटा वर्क डन बाय द गैस हमें लिखना है, तो वो हमें पता है, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ P dV। यही लिखा था। यस दोस्तों। अच्छा बेटा, आपको एक चीज पता है कि PV इज इक्वल टू NRT होता है, तो मुझे यहाँ पर पता है कि मुझे वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, और यहाँ पर प्रेशर है, प्रेशर भी वेरिएबल, वॉल्यूम भी वेरिएबल। ये इंटीग्रेशन हम नहीं कर सकते, हमें नहीं आता, तो फिर कैसे करोगे। तो P की जगह मैं क्यों ना वॉल्यूम की टर्म ले आऊं, तो मैं प्रेशर की वैल्यू यहाँ से लिखता हूँ NRT/V। कैन आई डू दैट? बोलिए दोस्तों। N कांस्टेंट, R कांस्टेंट, T कांस्टेंट, बट V वेरिएबल है और dV। ओके, जो कांस्टेंट है इंटीग्रेशन से बाहर निकालो और बची हुई चीज का इंटीग्रेशन करो। कहां से कहां तक करोगे, इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम तक। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं W इज इक्वल टू NRT को तो बाहर ले लिया, और 1/V का इंटीग्रेशन होता है log V, तो ये आ जाएगा ln V, और लिमिट डाल दोगे इनिशियल से फाइनल वॉल्यूम। गॉट इट? यदि इस वैल्यू को अपन पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं तो अपने को फाइनली मिलता है NRT ln का मतलब होता है log, ठीक है ना बेटा। तो ln log टू द बेस ई को ln बोलते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो यहाँ पर आप लिख लोगे V फाइनल अपॉन V इनिशियल, ठीक है। और यदि आप इसको log टू द बेस 10 में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या होता है बेटा, तो आप लिख सकते हैं W इज इक्वल टू 2.303 NRT। अब log कन्वर्ट हो जाता है log टू द बेस 10 में, और यहाँ पर आप लिख सकते हो V फाइनल अपॉन V इनिशियल। सॉरी, किसी को कोई प्रॉब्लम? सर लॉन का होता है ना 2.303। बेटा जब कभी भी आप नेचुरल लॉग को log टू द बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना होता है। सर वी ओके फाइनल सर। प्रेशर पी इनिशियल क्यों आया सर, वी इनिशियल आएगा ना। अरे मैंने गलत लिख दिया बेटा, ये मेरा टाइपिंग एरर है ना, आपको इसको V इनिशियली लिखना है। हाँ अभी ठीक है, या अब परफेक्ट है ना बेटा। यस कभी सर। भी आपको जैसे ln x लिखा हुआ है log टू द बेस e x, तो इसको आपको log टू द बेस 10 में कन्वर्ट करना है।
तो आप क्या करोगे, इस पूरी इक्वेशन को 2.303 से इधर मल्टीप्लाई कर लोगे, तो ये ऐसा हो जाएगा। ओके, आई बात समझ? बेटा सर कितना कैन ऊपर जस्ट जाना है? स्क्रॉल अप थोड़ा 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 बस। ओके बेटा, मैं मूव करता हूँ स्लोप तक, ठीक है ना? आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये रहा स्लोप, ठीक है? स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व, जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट। डन। ले लिया स्क्रीनशॉट? अथर्व, यस, ठीक है। हाँ, ये वाला नोट किया बच्चों? फिर ये वर्क डन बाय द गैस, नोट करो इसको जल्दी से। आपको डेरिवेशन याद नहीं रखना है, मैंने बस आपको समझाने के लिए बताया कि कैसे आया, ठीक है? आपको फॉर्मूला याद रखना है फॉर सेविंग योर टाइम। सर कैन यू प्लीज स्क्रॉल अप अबाउट w इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, हाँ जी यही पार्ट में बस। बेटा, यहीं यहीं से स्टार्ट हो रहा है बेटा, ये है ना? अच्छा ओके ओके हाँ। W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ PdV, पूरा डेरिवेशन यही है, एक भी स्टेप मिस नहीं हुआ, सिर्फ हेडिंग मिस हुई है। इस बच्चों, नोटेड। 1 second, sir. हम्म Done, sir. डन। ओके, सो बच्चों आगे बढ़ जाएं।
गुड। तो अब इसके बाद अपन एक चीज को मिस कर दिया है हमने, है ना, हमें वो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस से पहले लिखना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, हम अब लिख लेंगे, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लिखिए बेटा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसको लिखते हैं हम लोग। बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? वैसे हम लोग सारी प्रोसेसेस करने के बाद भी लिख सकते थे, लेकिन क्या है कि उससे फिर हम लोगों को वापस इसमें आना पड़ेगा। बेटा सारी प्रोसेसेस लेफ्ट है, ये इस वाली प्रोसेस प्रोसेस की भी एक स्टेप लेफ्ट है, ठीक है ना, एक स्टेप बची हुई, तो उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, डोंट वरी। पर उसके लिए क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जरूरत पड़ेगी, है ना, इसलिए मैं पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, सबको पता है। अच्छा केमिस्ट्री में क्या लिखते हो, ये बताओ आप मुझे, केमिस्ट्री में क्या लिखते हो? U is equal to Q plus W. आप लिखते हो U इज इक्वल्स टू Q प्लस W। ओके। अच्छा मुझे एक बात बता, मत लिखना ये, है ना, यहाँ पर मत लिखना, ठीक है, मैं सिर्फ डिस्कस कर रहा हूँ आपसे ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए। तो मैं बात करता हूँ कि यहाँ पर U की जगह मैं डेल्टा U ले लेता हूँ, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, Q इज द हीट एक्सचेंज एंड W इज द वर्क डन। अच्छा बेटा मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर U क्या होता है, इंटरनल एनर्जी, Q क्या होता है, Q हीट इज हीट, हीट एब्जॉर्ब, चलो जो भी है। W क्या होता है बेटा, वर्क डन वर्क डन बाय और ऑन, क्या होता है बोलो? बाय नहीं बेटा, वहां पर ऑन द गैस होता है, ठीक है ना। तो Q इज इक्वल्स टू, बेटा वैसे देखा जाए तो डेल्टा U माइनस W, ये फॉर्मूला आपको मिल रहा है, ठीक है। पर यहाँ पर ये क्या होता है, ये होता है वर्क डन, वर्क डन ऑन द गैस, ऑन द गैस, या तो ये वर्क डन ऑन द गैस है या फिर सर ये वर्क डन बाय द सराउंडिंग है, दोनों में से एक चीज है, ठीक है। तो इसीलिए ये नेगेटिव है, लेकिन फिजिक्स में ऐसा नहीं होगा, हम वर्क डन बाय द गैस लेंगे, इसलिए ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा हमारे लिए, ठीक है ना। ओके समझ पा रहे हो? तो दोनों में देखो लॉ सेम है, लॉ चेंज नहीं हुआ, बस साइन कन्वेंशन डिफरेंट ले रहे हैं क्योंकि हम क्वांटिटी डिफरेंट ले रहे हैं। गॉट इट? समझ आया आपको? यस सर तो बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो हम लोग बोल देंगे कि फिजिक्स में ये रहेगा Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W। समझ रहे हो ना, Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W, पर यहाँ पर वर्क क्या होगा, वर्क डन बाय द गैस होगा, ना कि ऑन द गैस, ठीक है। यही दोनों में डिफरेंस है, बाकी कुछ डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। तो आप ये मत समझना कि केमिस्ट्री में गलत है या फिजिक्स में, दोनों में से किसी एक में गलत है, गलत नहीं है, सही है, बट वो क्या करते हैं, डिफरेंट टर्म का यूज करते हैं, इसलिए साइन चेंज हो जाता है। या तो चलिए लिखिए बेटा, या तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज द लॉ ऑफ, इट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एक तरह से ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही है, ठीक है। इट स्टेट्स दैट, it states that that the heat absorbed, heat absorbed or released by a system is equal to, या फिर इसको हम प्रॉपर लैंग्वेज में लिखें तो अच्छा रहेगा। एक मिनट बच्चों, आपने ये लिख लिया क्या, रुको रुको रुको, हम ऐसे बोल रहे हैं हाँ कि सर लिख लिया। लिख लिया तो कोई बात नहीं, द सर सिस्टम नहीं लिखा इज इक्वल, हाँ कोई बात नहीं बेटा, वो भी मैं लिखवा लूंगा, एक सेकेंड नेक्स्ट लाइन में लिखवा लूंगा, ठीक है। हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज बाय अ सिस्टम इज इक्वल टू द sum of the
change in internal energy, change in internal energy of gas and work done by the gas, work done by the gas, ठीक है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस एंड वर्क डन बाय द गैस, इन दोनों के सम के बराबर होता है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। ओके, क्यू की जगह डेल्टा क्यू भी लिखा आता है, तो आप लोगों को उससे कंफ्यूज नहीं होना है, सेम ही चीज है, ठीक है ना। यार ये फिर से आ गया क्या? ये बहुत सारे लोग हैं या कोई एक ही इंसान है? Only few people, I think. Around 5, 3 or 4 people. ओके 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 ओके, ठीक है दोस्तों। सो कई जगह आपको देखो फिजिक्स में आपको इसको डेल्टा क्यू भी लिखा मिलेगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, इट शोज एक्सचेंज ऑफ हीट। क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम? So we have to ये write आया it. कैसे? क्या हुआ बेटा? तो ये लाइक आया कैसे ये वाला? ये लिखने का है ना हमको। बेटा वही बता रहा हूँ, लॉ है ना, लॉ है तो बेटा उसके लिए तो अपन ऑब्जेक्शन कर ही नहीं सकते ना, आया कैसे, एक्सपेरिमेंट से आया, ठीक है। हाँ, फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि लेट्स से एक सिस्टम है, ठीक है। इस सिस्टम को आपने क्यू हीट दी, तो क्यू हीट देने पर क्या होगा, एक तो इसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी और साथ ही साथ गैस एक्सपैंड होगी, तो गैस एक्सपैंड होगी तो गैस वर्क भी करेगी, तो क्यू एनर्जी देने पर गैस की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई प्लस गैस ने कुछ वर्क भी कर लिया उस एनर्जी को लेकर, ठीक है। तो ये इन दोनों के सम के बराबर है, तो इट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ओवर। आया समझ? सो मतलब हीट दी, टेम्परेचर बढ़ गया, तो इंटरनल एनर्जी बढ़ गई, इंक्रीज हो गई, एंड देन इट डिड वर्क आल्सो ऑन दैट पिस्टन। हाँ उसने वर्क भी कर लिया और बची हुई एनर्जी से उसने वर्क कर लिया, ठीक है। ओके अरे सिंपल वही है, तुमने खाना खाया, खाना खाने से तुम्हारे शरीर में बहुत सारी एनर्जी आ गई, तो एक तो तुम्हारी एनर्जी बढ़ी, साथ ही साथ तुमने बहुत सारा होमवर्क कर लिया, बहुत सारी पढ़ाई कर लिया, यानी कि तुमने बहुत सारा काम भी कर लिया, ठीक है। समझ आया? दैट्स ऑल, तो यही बोलना चाह रहा था। तो अब इसके बारे में अपन जो मैं बोल रहा था वो लिख लेते हैं, दैट इज सिंपल स्टेटमेंट। तो लिख लो बेटा, हीट गेन्ड बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय अ सिस्टम एंड इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी आर। हाँ, तो इसके बारे में मैं साइन कन्वेंशन लिखवा देता हूँ बेटा, जो मैं आपको लिखवाना चाहता हूँ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, साइन कन्वेंशन। हीट गेन्ड बाय द सिस्टम, यानी कि हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, हीट गेन्ड, गेन्ड मतलब क्या होगा बेटा, हीट एब्जॉर्ब्ड या हीट टेकन, है ना, यानी कि एब्जॉर्ब्ड या फिर टेकन, ऐसा कहीं पर भी लिखा है, बाय द सिस्टम, यानी कि सिस्टम ने हीट ली है, तो बाय द सिस्टम। नेक्स्ट, वर्क डन बाय अ सिस्टम, वर्क डन। तो ये सिंबल्स का लिखा रहे हो ना? हाँ बेटा, साइन कन्वेंशन लिख रहा हूँ, वर्क डन बाय सिस्टम या फिर गैस, ठीक है, एक ही चीज है वो। एंड इंक्रीज, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, increase in internal energy are taken as पॉजिटिव, ठीक है, इनको आपको पॉजिटिव लेना है। नेक्स्ट, हीट लॉस्ट बाय अ सिस्टम,
यानी कि जो भी सिस्टम ने हीट रिलीज की है ना, हीट लॉस बाय सिस्टम मतलब हीट एक्सट्रैक्टेड लिखा हो सकता है या हीट गिवन बाय द गैस लिखा हो सकता है, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, हीट लॉस्ट बाय सिस्टम, इसको हमेशा नेगेटिव लेना है ना। और वर्क डन ऑन द सिस्टम and decrease in internal energy. Energy are taken as negative. किसी को कोई भी प्रॉब्लम इस चीज से? Sir, work done by the system should be negative, right? And work done on the नहीं system is positive. नहीं, वर्क डन बाय द सिस्टम, यानी कि बाय द गैस बोलो या बाय द सिस्टम पॉजिटिव। ओके बेटा, केमिस्ट्री में अलग होता है, यहाँ अलग होता है, पहले ही बता रहा हूँ। Okay, sir. तो या चेंज कैसे हो गया इन दोनों में, केमिस्ट्री फिजिक्स में? बेटा चैप्टर यार सेम है। एक्चुअली चीज तो सेम ही है, वो लोग वर्क डन ऑन द सिस्टम लेते हैं और अपन वर्क डन बाय द सिस्टम यूज करते हैं, लॉ तो सेम ही है ना, ठीक है। यस सर। लॉ सेम है, लेकिन हम जो W यूज करते हैं दैट इज वर्क डन बाय द गैस। ओके अच्छा ओके सर। तो यहाँ पर ये देखो, मैंने यहाँ क्वेश्चन में ये इसकी डेफिनेशन में लिखा रखा है कि क्या है बेटा, इक्वल टू द सम ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी। पहली चीज क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और दूसरी वर्क डन बाय द गैस। ये W जो है ये वर्क डन बाय द गैस है। ओके बेटा, केमिस्ट्री में वर्क डन ऑन द गैस लिया जाता है, ऑन द सिस्टम लिया जाता है, इसलिए यहाँ पर -W डाला जाता है। बाकी चीज सेम ही है, कुछ अलग नहीं है। ओके बच्चा लोगों, सर तो Q is heat absorbed, like heat absorbed or lost by system, हाँ वैसे है ना? वो सही है, वो सही है, उसका कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो केमिस्ट्री में क्या था, केमिस्ट्री केमिस्ट्री में था U इज इक्वल्स टू Q प्लस W, है ना। यहाँ पर ये क्या था, इंटरनल एनर्जी में चेंज, इंटरनल एनर्जी में चेंज था, इसको तो कुछ ज्यादा भाव देने की जरूरत नहीं है। ये हीट एक्सचेंज, तो ये क्या था, हीट एक्सचेंज। और बेटा ये जो है ना, ये केमिस्ट्री में माइनस था ना, माइनस। हेलो यही था क्या? हाँ केमिस्ट्री में, हेलो बच्चों, केमिस्ट्री में U इज इक्वल टू, Sir, it was Q plus W. सर प्लस अच्छा Q प्लस W, हाँ ठीक है चलेगा। तो ये प्लस W है ना, तो बेटा इसका मतलब ये जो है ना, इस चीज को आप बोल सकते हो वर्क डन ऑन द सिस्टम यस सर। बाय द सराउंडिंग, समझ रहे हो ना, बाय सराउंडिंग। इसीलिए ये चीज जो है ऐसे आ रही है। तो बेटा इसको आप बेसिकली आप क्या लिख सकते हो, Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U माइनस W लिख सकते हो, है ना। ठीक है, तो बेटा यही आया ना। अब हम जो लिखते हैं फिजिक्स में कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं डेल्टा Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W। ठीक है, दोनों में देखो, अब दोनों में वही फॉर्मूला वही आ रहा है, ये आ रही है हीट, ये आ रही है इंटरनल एनर्जी, और ये जो चीज है ये वर्क डन बाय द गैस है, बाय द सिस्टम है, ये बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं ना, वर्क डन बाय द गैस इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन ऑन द गैस। क्लियर, ये बाय द गैस ऑन सराउंडिंग है, और यहां पर ऑन द गैस बाय सराउंडिंग है। अरे ए बी पर यदि W वर्क करता है तो बी ए पर -W वर्क करेगा ना, यस और नो?
हेलो बच्चों, ये चीज समझ में आई? ये लिखना नहीं है, मैं सिर्फ आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, यदि आप कंफ्यूज हो रहे हो तो। दोनों जगह अलग अलग टर्म है, कंफ्यूज नहीं होना है। गॉट इट? समझ पाए? हेलो हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? हाँ सर। हाँ जी। ये बेसिक सी चीज है बेटा, दोनों अलग टर्म्स है इसलिए साइन अलग होता है, बाकी लॉ सेम है। ऐसे थोड़ी होता है कि लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स के लिए अलग हो जाएगा, केमिस्ट्री के लिए अलग हो जाएगा। वो सेम ही होता है बेटा, बस यूज करने का तरीका अलग होता है, इसलिए साइन कन्वेंशन अलग है। ठीक है, क्योंकि टर्म उन्होंने चेंज कर दिया, उन्होंने, हमने बाय द गैस लिया है तो उन्होंने ऑन द गैस ले लिया, इसलिए अलग साइन आया। ठीक है बच्चों, तो ये साइन कन्वेंशन लिख लो जल्दी से। ये लिखने के बाद हम लोग वापस आ जाएंगे अपने आइसोथर्मल प्रोसेस में। ठीक है, फिर बाकी सारी प्रोसेसेस लिखेंगे और फिर बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से आ जाएगा। ठीक है ना? क्लियर? सर कैन यू स्क्रॉल अप? हाँ जी। मेरा नेटवर्क थोड़ा फ्लक्चुएट हो गया था बीच में। ये रहा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सर स्क्रीनशॉट ले लिया, आप नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं क्या? या ये सर, थैंक यू। हो गया, आगे बढ़े। चलिए, ये सारी चीज कंप्लीट हो गई। अब हम फिर से आ जाते हैं किसमें? आइसोथर्मल में। हेंस हेंस द हीट रिक्वायर्ड, या फिर हीट एब्जॉर्ब्ड लिख सकते हैं या रिलीज लिख सकते हैं, तो हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड इन आइसोथर्मल प्रोसेस, यहाँ स्टार मार्क बेटा, यहाँ पर डायरेक्टली स्टार मार्क लगा के लिख लेना है ना, चलेगा। आइसोथर्मल प्रोसेस, तो वो कितना होगा बेटा? फ्रॉम फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिख लें इसको, फ्रॉम प्लॉट, प्लॉट मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इससे वो चीज हम लोग प्रूव कर सकते हैं। हम जानते हैं क्या कि Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W, ये हमारा फॉर्मूला है। अब हम लोग जानते हैं कि U की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहती है, यानी कि डेल्टा U की वैल्यू तो जीरो रहेगी फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। वो वर्क डन का फॉर्मूला हमें याद है, यस और नो? हेलो दोस्तों, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं? यहाँ पर लिख सकते हैं डेल्टा Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U, तो जीरो होता है तो दैट इज W। समझ पाए क्यों? क्योंकि डेल्टा U इज जीरो। क्लियर दोस्तों? क्या आप मेरी बात समझ पाए? क्या आया था फॉर्मूला? nRT ln V फाइनल अपॉन V इनिशियल। बेटा हमने एक चीज देखी थी क्या? P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2, है ना? हमने क्या देखा था? P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2, यानी कि P फाइनल V फाइनल। तो बेटा V फाइनल बाय V इनिशियल को P इनिशियल बाय P फाइनल लिखा जा सकता है, यानी कि डेल्टा Q इज इक्वल्स टू W इज इक्वल्स टू nRT, और यहाँ पर आप लिख सकते हो ln, और यहाँ पर आ जाएगा P इनिशियल अपॉन P फाइनल। एक और फॉर्मूला आ गया है ना वर्क डन का, वो प्रेशर की फॉर्म में आ गया। ठीक है बच्चों, समझ आया?
क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम? तो हमें वर्क डन के दो फॉर्मूलाज मिल गए, एक तो प्रेशर की फॉर्म में, एक वॉल्यूम की फॉर्म में, और जो वर्क डन होगा वही इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा। ठीक है, क्लियर? तो बेटा यहाँ पर आप लिख सकते हो कि ये क्या है, ये है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है ना? क्या है ये? सॉरी, ये है हीट रिक्वायर्ड और एब्जॉर्ब। चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना आएगा यहाँ पर? 0 आएगा आइसोथर्मल प्रोसेस में। ठीक है, ये था कंटिन्यूएशन ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस और ये खत्म हो गया। अब इसके ग्राफ्स और बनाने हैं। ठीक है दोस्तों, किसी को कोई प्रॉब्लम? नोट करो इसको जल्दी से, 3 मिनट्स बाकी है, ग्राफ्स भी बना लेते हैं। ठीक है, ये यहां से स्टार मार्क लगाया ना, यहां से आइसोथर्मल का कंटिन्यूएशन है। ठीक है, द हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड इन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज कर लिया, तो मुझे समझ में आ गया डेल्टा यू की वैल्यू 0 है, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू आ जाएगा। तो ये आ गया। क्लियर? अब यहाँ पर अपन, हाँ बेटा बोलो। डन? ओके, अब हम बात करते हैं पीवी कर्व, यानी कि प्रेशर वॉल्यूम कर्व की। तो पीवी कर्व कैसा आएगा? पीवी कर्व, ये प्रेशर, ये वॉल्यूम, और हमें पता है P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। बेटा जब कभी भी इनवर्स रिलेशन होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आता है ऐसा। ठीक है, दिस इज इनवर्स रिलेशन। सो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, तो इसके लिए इस तरह का कर्व आएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं इसको। ठीक है, पीवी कर्व के बाद ये किसके लिए बेटा? पीवी कर्व फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है ना, ये सारे आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए आ रहे हैं। सर उसके ऊपर बाद नेक्स्ट, हेलो बेटा आवाज नहीं आ रही है। सर लिखने का है, ऊपर स्क्रॉल करो ना। हाँ जी बेटा, एक बार ये कर्व बना दो फटाफट से। बेटा नेक्स्ट टीपी कर्व या पीटी कर्व आप बोल सकते हो, पीटी कर्व बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पीटी कर्व, टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, तो ऐसा आएगा, जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज करते जाओगे टेम्परेचर तो कांस्टेंट ही रहेगा। उसके बाद मैं बात करता हूँ टीवी कर्व की। टीवी कर्व मतलब एक तरफ टेम्परेचर और एक तरफ वॉल्यूम। तो यहाँ टेम्परेचर ले लेता हूँ, यहाँ पर वॉल्यूम ले लेता हूँ। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है V1 से V2 तक। दैट्स ऑल। क्लियर? टेम्परेचर कांस्टेंट है, कहाँ से लिखना है बेटा? यहाँ से लिख लो। सो आपने पीटी कर्व में क्या किया है वहाँ पे? बेटा पीटी कर्व में टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया बस। अच्छा, कोई भी वैल्यू हो सकता है ना? हम्म, ओके। ओके बेटा, बहुत सारे बच्चों को आज प्रॉब्लम हुई होगी, वापस इन नहीं हो पा रहे होंगे, है ना? जो आउट हो गए एक बार, वो वापस इन नहीं हो पा रहे होंगे किसी प्रॉब्लम से। किसी प्रॉब्लम से नहीं, मैंने मीटिंग लॉक कर दी थी बिकॉज ऑफ स्पैमर। सर लिखिए। हाँ जी, सर प्लीज स्क्रॉल डाउन। सर, हाँ जी, सर वो zeroth law में आप बताए थे कि all three systems will be closed. हाँ बेटा, सारे क्लोज सिस्टम है, मतलब मटेरियल का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ टेम्परेचर का एक्सचेंज हो सकता है। टेम्परेचर का एक्सचेंज ए और सर बी। बट अगर मटेरियल का, हेलो हाँ, सर, अगर सपोज मटेरियल का एक्सचेंज हो, वो चाय वाला एग्जांपल दिए जिसका ओपन कप फिर तो टी है। फिर हम इक्विलिब्रियम की बात ही नहीं करेंगे ना, फिर तो वो मिक्स हो जाएंगे ना बेटा। Sir, can you please scroll down to the graphs? हम्म,
सर बट हम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की बात करें ना, ओनली टेम्परेचर। हाँ, सिर्फ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की बात कर, मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, यानी कि टेम्परेचर इक्वल होने की बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो अगर मैटर एक्सचेंज हो रहा है तो देन यू आर सेइंग मिक्स्ड हो जाएगी। हेलो। हाँ, मतलब कहने का मतलब वही है बेटा कि हम लोग सिर्फ टेम्परेचर के एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। उनके बीच में वॉल्स है, हम मैटर के एक्सचेंज की बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। सर मैटर वही मैं एक्सचेंज पूछ रहा करोगे हूँ। बेटा तो फिर उनमें डायरेक्टली टेम्परेचर एक्सचेंज हो जाएगा, और मतलब आप समझ सकते हो कि उनको मिक्स नहीं करना है, उनको सेपरेट सिस्टम रखना है, लिखा हुआ है 3 सेपरेट सिस्टम है, ठीक है। अच्छा, if they get mixed then there is no system left ना, separate system। बेटा फिर वो जीरोथ लॉ उसके लिए अप्लाई नहीं करेंगे, फिर वो कुछ और हो जाएगा। ओके सर। ठीक है, चले। Yes. Bye, sir. Thank you. ओके दोस्तों, बाय बाय, Bye, sir. मिलते हैं Thank you, नेक्स्ट sir. क्लास। या बाय सर, थैंक यू सर। बाय बाय। बाय सर, थैंक